हेलो फ्रेंड्स। हम हमारी बुक शेखर बंदोपाध्याय फ्रॉम क्लासी टू पार्टीशन का सेकेंड एडिशन पढ़ रहे हैं। चैप्टर 4 हम कवर कर रहे हैं, जिसमें हमने 4.2 पार्ट है इसका, एग्रेरियन सोसाइटी एंड पीजेंट डिसकंटेंट हम पढ़ रहे हैं। पिछली वीडियो में हम पबना अपराइजिंग पढ़ी थी। अगर आपने नहीं पढ़ी है तो प्लीज़ इसको कवर कर लो, ठीक है। तो आगे हम इसमें देखते हैं। तो आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर देना, लाइक कर देना, ठीक है। अब आगे हम इसमें देखते हैं कि जो हम अभी रिवोल्ट्स पढ़ रहे हैं ना, वो एक्चुअली 1857 के बाद के हैं, ठीक है। 1857 से पहले के जो रिवोल्ट्स थे वो हमने थर्ड चैप्टर में कवर किए थे। तो कई रिवोल्ट्स जो पहले से चले आ रहे थे, मतलब उसकी शुरुआत 1857 से पहले ही हो चुकी थी, पर 1857 के बाद भी इसके दूसरे फेज हमें देखने को मिलते हैं। अब 1857 के बाद जब वो रिवोल्ट्स चल रहे होते हैं ना, तो उसमें हमें दो नई चीज़ें दिखती हैं, जिसकी बात हमने पिछली वीडियोस में भी की थी। वो था कि अब जो ये पीजेंट्स है ना, इनको इंस्टीट्यूशन और लॉस वगैरह की अच्छी खासी अवेयरनेस आ चुकी है। सॉरी। इसके अलावा दूसरा हमें फीचर दिखता है, वो है एजुकेटेड मिडिल क्लास का, कि अब ये किस तरह से अपनी ताक झांक इसमें इन रिवोल्ट्स में कर रहा है, अपनी किस तरह की राय दे रहा है और किस तरह का इंटरवेंशन ये कर रहा है। इसके पॉजिटिव भी थे और कई जगह पे हमें देखने को मिलता है नेगेटिव भी थी, ठीक है। तो ज़्यादातर हमें पॉजिटिव ही दिखते हैं, जो रिवोल्ट बाय रिवोल्ट अलग अलग चीज़ें हमें देखने को मिलती हैं, राइट। तो हम सेंट्रल एंड ईस्टर्न बंगाल की बात करें तो हमने जब इंडिगो रिवोल्ट की बात की थी पिछली वीडियो में, तो हमने देखा था कि किस तरह से एक ग्राउंड तैयार हो गया था। अब यहाँ पे लोग ना, पीजेंट्स है ना, खुन्नस से भरे हुए थे, उनको अच्छी खासी नॉलेज आ गई थी, अवेयरनेस आ गई थी। अब ये जरा सा भी ना, जमींदार की जो दमनकारी नीतियां होती थी, मतलब जमींदार जिस तरह से इनका खून चूसते थे, अब उसके बिल्कुल खिलाफ हो गए थे, खुन्नस भर गई थी इन लोगों में। अब उनसे सीधा सीधा ये भिड़ने को तैयार रहते थे, एक ग्राउंड तैयार हो गया था। और खास करके हम ऐसा एरिया देखते हैं जहाँ पे हमें फैरजी मूवमेंट दिखता है। तो फैरजी मूवमेंट के टाइम पे भी हम देखते हैं कि उन्होंने एक अच्छा खासा ग्राउंड तैयार कर दिया था, कि जब कि ईस्टर्न और सेंट्रल बंगाल के लोग हैं ना, अगर ये जमींदार ने ज़रा भी परेशान करेंगे तो ये भिड़ कर जाएंगे उनसे लड़ाई करने, ठीक है। सीधा सीधा वायलेंस नहीं करेंगे, अलग तरीके से, मतलब उनके खिलाफ में कोर्ट में केस वगैरह करेंगे। तो इस तरह का सिचुएशन हमें इस टाइम पे देखने को मिल रही थी, राइट। तो आगे हम देखते हैं, एक मेजर इवेंट तब होता है जब 1873 का टाइम आता है। अब 1873 के टाइम में क्या देखने को मिला कि एक यूसुफ शाही परगना है। तो कहाँ पे है? ये है पवना में, ठीक है। एक मिनट। ये यूसुफ शाही परगना है, कहाँ पे? ये पवना है, इधर है, ठीक है। पवना जिले, बंगाल के पवना जिले में। अब ये जगह बांग्लादेश में है, ठीक है। तो ये पवना जिले में यहाँ पे एक इवेंट होता है। क्या इवेंट होता है? कि यहाँ पे एक एग्रेरियन लीग बनता है, ठीक है। यहाँ पे एक एग्रेरियन लीग बनता है। अब इसका काम क्या था? तो इसका काम ये था कि जो वहाँ के पीजेंट्स हैं ना, आपको पता होगा कोर्ट्स वगैरह कितना महंगा हुआ करता था, इसकी फीस कितनी ज़्यादा हुआ करती थी। तो इन जमींदारों के खिलाफ कोर्ट में केस लड़ने के लिए इन पीजेंट्स ने एग्रेरियन लीग बनाया था, ताकि ये पैसा इकट्ठा कर सके और इन जमींदारों को कोर्ट में घसीट सके। अब इनको कोर्ट में क्यों घसीटना था? तो एक्चुअली घसीटना इसलिए था कि जमींदार थे ना, बार बार इन पीजेंट्स को परेशान कर रहे थे। ये बार बार उल जुलूल टैक्सेस लिया करते थे इनसे, मतलब जितना रेंट हुआ करता था, बढ़ा के रेंट बहुत ज़्यादा लिया करते थे, ठीक है। रेंट बहुत ज़्यादा ले लिया। अब इसके अलावा क्या करते थे? तो वो सेस आप वाप जो हमने बात की थी ना, आप वाप, ये इलीगल सेसेस हुआ करते थे। मतलब सेसेस
बहुत ज़्यादा लिया करते थे। अब इसके अलावा भी सबसे ज़्यादा इनका मेन कंसर्न क्या था कि इन्हें इनकी ज़मीनों पे 12 साल तक टिके नहीं रहने दिया करते थे। अब 12 साल का क्या फंडा है, तो 12 साल में ना हमने पिछले वीडियो में ऑक्यूपेंसी राइट्स अंडर एक्ट 10 ऑफ 1859 पढ़ा था, जैसे आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा। ठीक है, तो रेंट एक्ट 10 ऑफ 1859, इसके तहत एक प्रोविजन रखा गया था कि अगर कोई टेनेंट जो है, अगर उसके पास 12 साल के लिए अगर वो सेम जमीन उसके पास लीज पर है, तो वो उसकी हो जाएगी, मतलब उसको ऑक्यूपेंसी राइट्स मिल जाएंगी। तो अब ये क्या करते थे जमींदार, उनको 12 साल तक उनकी जमीन पे टिकने नहीं देते थे, उनको बार बार निकाल दिया करते थे, जिसकी वजह से ये लोग बड़ा परेशान थे और इसलिए इनको ये कोर्ट में घसीटना चाहते थे। ठीक है, अब कोर्ट में घसीटने के लिए मैंने बात की, एग्रेरियन लीग इन्होंने बनाया, राइट। अब इस मूवमेंट की खासियत ये थी कि ये पूरी तरह से नॉन वायलेंट था। ठीक है, वायलेंस इसमें देखने को नहीं मिला। कोर्ट कचहरी के थ्रू इन्होंने सारा अपना केस लड़ा। ठीक है, तो इस तरह की चीजें हमें उस वक्त देखने को मिली। अब जब पवना में सब जो हो रहा था, इसी तरह का एक्सपेरिमेंट कुछ जमींदार दूसरे एरियाज में भी कर रहे थे। ठीक है, बिनोय चौधरी इसे हाई लैंडलॉर्डिज्म कहेंगे। ठीक है, हाई लैंडलॉर्डिज्म कि जब पवना में जैसे जमींदार पीजेंट्स को परेशान कर रहे थे, वैसा ही हमें सिनेरियो अदर डिस्ट्रिक्ट्स में भी देखने को मिलेगा, ईस्टर्न और सेंट्रल बंगाल में देखने को मिलेगा। ठीक है, तो इसके लिए हम देखते हैं कि यहाँ पे भी हमने बात तो की थी, सेंट्रल और ईस्टर्न बंगाल के जो पीजेंट्स हैं पूरे खुन्नस से बैठे हुए हैं। अब उनको अच्छी खासी नॉलेज भी हो चुकी थी अच्छी तरह से, अब इनको किस तरह से निपटना है इनसे, इसकी भी इन्हें अच्छी खासी अब पहुंच हो गई थी, किस तरह से अब इन्हें कोर्ट में केस लड़के जीतना है, राइट। तो जमींदार यहाँ पे वही कर रहे थे, उलझुल टैक्स रेंट मांग रहे थे, ज्यादा रेंट मांग रहे थे, इलीगल आवाम मांग रहे थे, मतलब सेस मांग रहे थे, और ऑक्यूपेंसी राइट्स इनको इनके लेने नहीं दे रहे थे। 12 साल से पहले पहले इनको इनकी लैंड से निकाल दिया करते थे। तो हम देखते हैं इन एरियाज में भी, जैसे डेक्कन हो गया हमारा, मेमान सिंह, त्रिपुरा, बकरगंज, फरीदपुर, बोगरा, राजशाही, तो ये डिस्ट्रिक्ट है, ये सेंट्रल और ईस्टर्न बंगाल के डिस्ट्रिक्ट हैं। ठीक है, तो इन एरियाज में भी एग्रेरियन लीग बनता है और ये लोग भी अब इनको कोर्ट में घसीटेंगे। और आगे हम देखते हैं कि किस तरह से हमें इन एरियाज में कम्युनल हार्मनी भी देखने को मिलती है, मतलब हिंदू मुस्लिम में एकता देखने को मिलती है। इसके अलावा जो फेरजी मूवमेंट है, फेरजी मूवमेंट ने ग्राउंड जो पहले तैयार कर रखा था, तो फेरजी मूवमेंट से जुड़े दादू मियाँ के बेटे जो थे नया मियाँ, वो भी यहाँ पे एक्टिव हो जाते हैं। ठीक है, तो ये नया मियाँ ये भी काफी एक्टिव हो जाते हैं और ये भी एग्रेरियन लीग को अच्छी तरह से ऑर्गेनाइज करते हैं। ठीक है, आपको याद होगा फेरजी मूवमेंट हमने पढ़ा था, क्या पढ़ा था इसमें, तो रिकॉल करो। तो फेरजी मूवमेंट में हमने पढ़ा था कि इसके जो फाउंडर थे हाजी शरीयतुल्लाह, इस्लाम में जो गड़बड़ियां आ रही थी, इस्लाम में प्योरिफिकेशन लाने के लिए, मतलब इस्लाम की टीचिंग्स को वापस चलाने के लिए ये फेरजी मूवमेंट चलाया गया था। और हमने ये भी देखा था कि बियर टैक्स वगैरह किस तरह से इनको स्टॉप करने के लिए लगाया गया था। फिर दादू मियाँ भी आते हैं, दादू मियाँ जो सीधा सीधा भिड़ जाते हैं कि इन जमींदारों को कोई टैक्स देना ही नहीं है। तो इस तरह की चीज़ें हमने फेरजी मूवमेंट में देखी थी। ठीक है, आप रिकॉल कर सकते हो या फिर चाहो तो मैं दोबारा पढ़ा दूंगी। ठीक है, अब इसके अलावा ये सब बवाल छिड़ ही रहा था, तो हम देखते हैं कि गवर्नमेंट पे भी प्रेशर पड़ता है और गवर्नमेंट पे जब प्रेशर पड़ता है तो वो इसके सपोर्ट में एक
बिल लेकर आती है, एक एक्ट लेकर आती है, उसका नाम था बंगाल टेनेंसी एक्ट ऑफ 1885। अब इसके तहत एक नया प्रोविजन जोड़ दिया जाता है। जो इनकी मेन कंसर्न थी ना, मेन ग्रीवांस थी, वो क्या थी कि इनको इनके ऑक्यूपेंसी राइट्स नहीं मिल रहे, इनको इनके 12 साल तक जो जमींदार है रहने नहीं दे रहे थे इनकी लैंड पे। तो अब क्या प्रोविजन जोड़ा गया कि अगर कोई पीजेंट है, ठीक है, वो अगर सेम विलेज में भी उसके पास लैंड है ना 12 सालों के लिए, जैसे कि पहले तो वो सेम प्लॉट की बात की जा रही थी कि जैसे कि पर्टिकुलर प्लॉट है, अगर इसमें पर्टिकुलर प्लॉट पे अगर वो 12 साल के लिए है तो ये इसके पास ऑक्यूपेंसी राइट्स होंगे। पर इसके तहत बंगाल टेनेंसी एक्ट ऑफ 1885 के तहत ये कहा गया कि चाहे ये पूरे विलेज है, जैसे ये पूरा विलेज है, बड़ा सा ये पूरा विलेज है, अब इस पर्टिकुलर प्लॉट पे उसके, चाहे ये पर्टिकुलर प्लॉट है ना, चाहे ये इस पे ना भी रहा हो, पर दूसरा प्लॉट है ना इस पे भी रहा हो, ये जमीन भी इसके पास हो, तो इसके पास ऑक्यूपेंसी राइट्स है। तो इस तरह का प्रोविजन इसमें जोड़ा गया कि एक सेम विलेज पर, अगर सेम विलेज में इसके पास लैंड है तो इसके पास ऑक्यूपेंसी राइट्स हैं, राइट। तो ये प्रोविजन इसमें जोड़ा गया ताकि इन पीजेंट्स को प्रोटेक्शन मिल सके, इनको इनके ऑक्यूपेंसी राइट्स मिल सके। अब तब भी इसमें कमियां बहुत थी। अब कमियां क्या थी, बेसिकली ये जो प्रोविजन जोड़ा गया ना, इससे बड़े किसानों को फायदा हुआ, छोटे किसानों को कुछ खास फायदा हमें देखने को नहीं मिलता है, ठीक है। जो बड़े किसान हैं उनके पास अच्छी खासी जमीनें हुआ करती थी, और जो छोटे मोटे किसान थे उनके पास ऐसी कुछ खास जमीनें थी नहीं, तो उनको हटा दिया जाता था, तो उन्हें उनसे उनकी जमीन छीनी जाया करती थी, राइट। अब मैंने दो फीचर्स की बात की थी, ठीक है, ये तो हो गया कि एग्रेरियन लीग बना के ये जमींदारों को अब जा रहे थे कोर्ट में घसीटने, ठीक है। अब दूसरा फीचर क्या हो गया, एजुकेटेड मिडिल क्लास, इसका क्या रोल था इसमें, क्या इसका रोल समझ लेते हैं। एक मिनट, हाँ, तो ये पबना अपराइजिंग में जो हमने अभी बात की, जो पूरा हमने अभी एग्रेरियन लीग वगैरह पढ़ा या पबना रिवोल्ट के बारे में पढ़ा, ये एक्चुअली पबना अपराइजिंग ही इसको कहते हैं। तब इसमें एजुकेटेड मिडिल क्लास का क्या रोल था, तो एक्चुअली ये एजुकेटेड मिडिल क्लास ना पूरी तरह से बट गया था। ये कहीं ना कहीं कई एजुकेटेड मिडिल क्लास प्रो लैंडलॉर्ड भी होने लग गया था। तो हम देखते हैं कि कुछ न्यूज़पेपर जो पहले प्रो पीजेंट्स हुआ करते थे अब प्रो लैंडलॉर्ड्स हो चुके थे, ठीक है। जैसे कलकत्ता नेटिव प्रेस हो गया, ये पहले प्रो पीजेंट था, अब पूरी तरह से पलट गया, अब ये जमींदारों का सपोर्ट कर रहा था। वही हम हिंदू पैट्रियोट, और अमृता बाजार पत्रिका की बात करें तो ये भी खुलकर सपोर्ट कर रही थी जमींदारों को। वही बंगाली और एंग्लो इंडियन प्रेस, ये ऐसी प्रेसेस थी जो अभी भी पीजेंट्स का साथ दे रही थी, ठीक है। तो इस तरह का हमें डिवीजन देखने को मिलता है। इसके अलावा कुछ इंटेलेक्चुअल्स हम देखते हैं जो सपोर्ट कर रहे थे, तो बंकिम चंद्र चटर्जी, आरसी दत्त और इंडियन एसोसिएशन अंडर सुरेंद्र नाथ बनर्जी इस मूवमेंट को पूरी तरह से सपोर्ट कर रहे थे, ठीक है। अब ये तो बात हो गई हमारी। अगर आपको फैरजी मूवमेंट पढ़ना है तो आप स्क्रीन पे पढ़ भी सकते हो, मैंने इसके बारे में कुछ डिटेल्स डाल दी है, ठीक है। तो इसके अलावा हम अभी बंगाल से बाहर निकलते हैं। बंगाल से बाहर भी पीजेंट्स के रिवोल्ट्स हो रहे थे, तो किस तरह के हो रहे थे देखते हैं। तो हमने मोपल्ला अपराइजिंग 3rd चैप्टर में पढ़ा था, ठीक है। अगेन फिर से कवर करा दूंगी अभी। इसके अलावा हम बंगाल से बाहर जो पीजेंट की रिवोल्ट्स देखते हैं जो पोस्ट 1857 में हुए थे, तो वो एक हुआ था सीतापुर डिस्ट्रिक्ट को अवध में, ठीक है, एक अवध में हुआ, दूसरा एक मेवाड़ में हमें देखने को मिला जो 1897 में 1897 में हुआ। उसके अलावा एक और हम देखते हैं कुका रिवोल्ट 1872 में जो हुआ था, ये सिखिज्म में प्योरिफिकेशन की बात करता था, ठीक है। और बाद में हम देखते हैं कि ये मूवमेंट कैसे धीरे धीरे 1921 में गांधीयन ट्रेडिशन के साथ, गांधीयन मूवमेंट के साथ
मिल जाते हैं। ठीक है, तो इनका लास्ट में अल्टीमेट सॉल्यूशन यही होता है कि ये मोपल्ला हो गई, कुका हो गया, ये सारा गांधी के मास मूवमेंट के साथ लास्ट में जुड़ जाता है। तो फिलहाल हम मोपल्ला को फिर से रिवाइज कर लेते हैं। तो मोपल्ला कौन हुआ करते थे? तो मोपल्ला 7th सेंचुरी में अरब ट्रेडर्स हुआ करते थे, जो अरेबियन कंट्री और यहाँ की इंडिया के जो मलाबार रीजन है वहाँ पे ये ट्रेड किया करता था, वहाँ के बीच के एरिया में ट्रेड किया करता था। तो ये अरब ट्रेडर्स थे, 7th सेंचुरी में आके यहाँ पर बस गए। फिर कुछ टाइम यहाँ पर जब आके बसे तो यहाँ पे इन्होंने लोकल वुमेन से, लोकल नायर और तियार वुमेन से इन्होंने यहाँ पे शादियाँ कर ली। ठीक है, अब मोपल्ला का मतलब क्या होता है? मोपल्ला का मतलब ही होता है दामाद। ठीक है, तो मोपल्ला का तो यहीं से इन अरब ट्रेडर्स को मोपल्ला कहा जाने लगा। ठीक है, उसके बाद हम देखते हैं पोर्तुगीज आते हैं। मिडाइवल पीरियड में पोर्तुगीज आते हैं, तो पोर्तुगीज जब आते हैं तो वो मोनोपोली बना लेते हैं ओशियानिक ट्रेड पे। तो अरब कंट्रीज के साथ जो ये ट्रेड करते थे मोपला, तो अब इनका काम हो गया ठप। और जब इनका काम ठप हो गया तो इनमें से कुछ पीजेंट्स बन गए, कुछ छोटे मोटे ट्रेडर्स रहे, कुछ फिशरमैन बन गए और कुछ लैंडलेस लेबर की तरह काम करने लगे। ठीक है, तो ये मोपल्ला इस तरह से अपने ट्रेडिशनल काम से शिफ्ट हो गए। और मेडिवल पीरियड में देखें तो जो लैंड था तो किस तरह से बटा हुआ था? तो जो लैंड था किस तरह से बटा हुआ था? तो एक होता था जनमी, जनमी जिसके एरिया में एक बड़ा लैंड आ गया। ठीक है, जैसे आपने लैंड ग्रांट सिस्टम पढ़ा होगा तो आपने ब्राह्मण के डोमिनेशन में देखा कि बड़ा सा लैंड आ जाया करता, तो इस तरह से जन्मी हुआ करते थे, ये ज़्यादातर हिंदू हुआ करते थे। ठीक है, तो जन्मी के अंदर एक बड़ा सा लैंड आ गया। फिर हो गया कनमदार, कनम इस जन्मी ने कनमदार को लीज पे लैंड दे दी। ठीक है, पर्टिकुलर लैंड दे दी एक कनमदार को। कनमदार को कन्ना करम भी कहा जाता था। राइट, और इस कनमदार ने कल्टीवेशन किससे कराई? तो इन पीजेंट से कराई। तो कल्टीवेटर से इसने यहाँ पे खेती करवा ली। तो इस तरह के 3 लोग दिखा करते थे मेडिवल टाइम में पर्टिकुलर लैंड पे। ठीक है, अब जब नेट प्रोड्यूस निकल के आता था, जो नेट प्रोड्यूस निकल के आएगा उसका जो हिस्सा होगा वो इन तीनों में बराबर बटेगा, जन्मी में, ये कनमदार में और ये कल्टीवेटर में। तीनों को बराबर बराबर हिस्से में जो नेट प्रोड्यूस होगा उसका हिस्सा तीनों में बढ़ जाएगा। पर जब अंग्रेज आते हैं तो ये अपना परमानेंट सेटलमेंट यहाँ पर लेके आते हैं और जो जन्मी होता है उसको अपना जमींदार मान लेते हैं। ठीक है, जन्मी में उनको जमींदार मिल गया। तब जब ये जन्मी जमींदार बन गए तो इन्होंने इन कन्नमदार को और ये कल्टीवेटर को एक्सप्लॉइट करना शुरू कर दिया, इनका खून चूसना शुरू कर दिया कि अब ये पूरी तरह से एब्सोल्यूट राइट वहाँ पे एंजॉय करने लगे लैंड पे, कि जब मन चाहे इनको हटा दिया, जब मन चाहे पूरा नेट प्रोड्यूस खुद रख लिया। तो इस तरह की चेंजेस परमानेंट सेटलमेंट से आए। तो इस तरह से हम देखते हैं जब ये चेंजेस आए तो ये बहुत बवाल वहाँ पे मचता है। और 1840s में हम देखते हैं बहुत तगड़ा बवाल मचता है। और कहीं ना कहीं जो ये मोपला अपराइजिंग है ये रिलीजियस ओवरटोन भी ले लेता है। तो वो कैसे ले लेता है? तो जो मोपल्ला होते हैं वो सारे ज़्यादातर मुस्लिम पीजेंट्स होते हैं और जो जन्मी है वो थे हिंदू लैंडलॉर्ड्स। ठीक है, तो हिंदू और मुस्लिम का यहाँ पे एक कम्युनल ओवरटोन बन जाता है, जिसकी वजह से चीज़ें रिलीजियस कम्युनल वायलेंस में चेंज हो जाती हैं। ठीक है, तो हम 1840s में देखते हैं तो किस तरह से हिंदू लैंडलॉर्ड्स पर अटैक होता है, मंदिरों पर अटैक किए जाते हैं और ये मोपल्ला पे इनके बिल्कुल टारगेट पे रहा करते थे। तो अब फिर 1850s में हम देखते हैं, 1840s में ये चीज़ें चलती रहती हैं। 1850s में ये थोड़ा शांत होते हैं, मतलब शांत नहीं होते हैं, ब्रिटिशर्स इन्हें सप्रेस कर देते हैं। 1850s में इनको सप्रेस कर दिया जाता है। पर इनका एक और फेज हम 1876 के आसपास देखते हैं, जो हमारा मेन सब्जेक्ट है, जिसकी वजह से हम ये पढ़ रहे हैं, पोस्ट 1857 की वजह से
तो इसका एक और फेज 1876 के टाइम पे शुरू होता है, राइट। और फाइनली 1921 का टाइम, जिसके बारे में हम आगे चर्चा करेंगे, अगले चैप्टर्स में चर्चा करेंगे, जहां ये गांधी के मास मूवमेंट्स के साथ जुड़ जाता है। इसके अलावा एक और हमने रिवोल्ट पढ़ा जो काफी इंपॉर्टेंट है, वो है कूका अपराइजिंग या कूका रिवोल्ट ऑफ 1872। तो इसमें क्या था, तो ये प्योरिफिकेशन इन सिखिज्म की बात करते हैं। तो कैसा प्योरिफिकेशन, तो ये छुआछूत, मूर्ति पूजा, मतलब मूर्ति पूजा नहीं, आप ये कह सकते हैं कि प्योरिफिकेशन मतलब छुआछूत हो गई, या फिर सिखिज्म में किस तरह से हिंदुइज्म का रोल बढ़ता जा रहा था, उसका प्रभाव बढ़ता, दूसरे रिलीजन का प्रभाव बढ़ता जा रहा था, उसको प्योरीफाई करने की ये बात करता था। ठीक है, तो शुरुआत में ये प्योरिफिकेशन इन सिखिज्म की बात करता था, सिखिज्म में सुधार की बात करता था, पर बाद में ये धीरे धीरे पॉलिटिकल ओवरटोन लेने लगा कि ये सीधा सीधा पॉलिटिकल फ्रीडम की मांग करने लगा। और जो खालसा पंथ है, जो गुरु गोविंद सिंह जी ने बनाया था खालसा पंथ, उसको ये काफी फॉलो करता था। ठीक है, अब कूका मूवमेंट को नामधारी मूवमेंट भी कहा जाता है। ठीक है, तो दोनों एक ही चीजें हैं, ध्यान रखना। और इसके लीडर्स की बात करें तो जवाहरमल, बाबा बालक सिंह, बाबा राम सिंह। और इनका एक और एम देखे तो क्या एम था, जो सिख रूल था, जो कि एंड हो गया था सेकंड एंग्लो सिख वॉर में, जो 1849 में, जिसने सिख रूल को एंड कर दिया था। ठीक है, उसको वापस से रीस्टैब्लिश करना इनके एक एम की तरह था। ठीक है, तो ये इसको बेसिक चीजें थी। आगे देखते हैं, तो नामधारी कुकाज आखिर होता क्या है। तो नामधारी मतलब नाम को जपते रहना। ठीक है, तो नाम को बार बार जपते रहना ही नामधारी है। ठीक है, तो ये बार बार जपने को चैंटिंग द नेम ऑफ गॉड, नामधारी। और कूका वर्ड कहाँ से आया, तो एक पंजाबी में एक वर्ड होता है कूक, मतलब एक अलग तरह से गुरबानी बोलते थे, तो उसको कूक कहा जाता है ना, पंजाबी में कूक करके बोलते हैं, तो इसलिए इसका नाम पड़ा कूका। ठीक है, और डिसिपल देखे तो हमने बात की भगत जवाहरमल, बाबा बालक सिंह, बाबा राम सिंह, इसके प्रीच करते थे इसको, इनके डिसिपल्स थे। अब नामधारी सेक्ट के बारे में बात करें तो जो इसके फाउंडर हैं, नामधारी सेक्ट के फाउंडर जो माने जाते हैं, ये भगत जवाहरमल माने जाते हैं। और पर इसके जो रियल फाउंडर हैं, वो हम बाबा राम सिंह जी को मानते हैं। ये बाबा राम सिंह जी नामधारी सेक्ट के रियल फाउंडर हैं। अब नामधारी का मानना है, नामधारी इसका मानना होता है कि जो सिख की गुरुशिप है, वो गुरु गोविंद सिंह जी के साथ खत्म नहीं हुई थी, बल्कि यहाँ पे 11वें और 12वें गुरु भी थे। अब वो कौन थे, तो 11वें गुरु थे गुरु बालक सिंह जी, और 12वें गुरु थे गुरु बाबा राम सिंह जी। पर बाबा बालक सिंह और राम सिंह जी ने कभी क्लेम नहीं किया कि वो गुरु हैं, पर नामधारी मानते हैं कि ये 11वें और 12वें गुरु हैं। तो 11वें कौन से गुरु हैं, बालक सिंह जी 11वें गुरु है, बाबा राम सिंह जी 12वें गुरु है। ये नामधारी मानते हैं। अब नामधारी सेक्ट किस चीजों में बिलीव करते हैं, तो ये मूर्ति पूजा वगैरह पे, या भक्ति करना, या नाच गाना करना, ये इन सब चीजों पे ये बिल्कुल विश्वास नहीं करते। जैसे कि रिलीजियस रिचुअल्स हो गए, इनको बिल्कुल विश्वास नहीं करते। ये बस विश्वास करते हैं कि बस चैंट करते रहो, भगवान का नाम जपते रहो, वही पूजा है। ठीक है, अभी खालसा आइडेंटिटी को काफी फॉलो करते हैं, मतलब ये गुरु गोविंद सिंह जी को काफी